मेरा नाम रमन है। मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने मेरी पत्नी के खिलाफ मुझे भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन अब उन्होंने मुझे एक ऐसा काम करने को कह दिया जो मैं सिर्फ तभी कर सकता था जब मेरी पत्नी रात के समय जाग रही होती, और मुझे ये सब कुछ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुछ लोगों की आदत होती है, वो देर से सोते हैं। अपनी माँ के कहने पर मैंने उनकी बात मान ली थी। उनका कहना था कि तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारे दिल पर राज करती है, उसकी असल हरकत देखने के बाद वो तुम्हारे दिल से उतर जाएगी। मैं हैरान रह गया। मेरी माँ जिस तरह से ये बात करती थी और दावा करती थी, वो बेवजह हवा में तीर नहीं चला रही थी। मेरे दिल में भी शक बैठ गया था। आखिर मैं मर्द था, कब तक बर्दाश्त करता। एक दिन मेरी पत्नी रात के समय कमरे में मौजूद थी और जाग रही थी। भगवान के सामने हाथ जोड़कर वो बैठी हुई थी। जब पीछे से मैं गया और अपनी माँ की बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सामने का नजारा देखा, तो मैं हैरान रह गया था। उस दिन मेरे दिल में अपनी पत्नी के बारे में जो सोच आई थी, वो बिल्कुल बदल कर रह गई थी। मेरी सोच इतनी बदल गई थी कि आप भी मेरी कहानी सुनकर हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कभी कभी जो दिखाई देता है वैसा नहीं होता। क्योंकि मेरी पत्नी के चेहरे पर, हम घर में 3 ही लोग थे, मैं, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई जगत। मेरा छोटा भाई जगत शुरू से ही बहुत शरारती रहा था। मैं अपने घर का बड़ा बेटा था। मेरे पिता के मर जाने के बाद मेरी माँ ने हम दोनों भाइयों की परवरिश बड़ी मुश्किल से की थी। मेरे पिता उस समय हमें छोड़कर चले गए थे जब मैं 10 साल का और मेरा छोटा भाई 6 साल का था। मेरी माँ चाहती थी कि हम पढ़ लिख कर कामयाब बने, इसलिए मेरी माँ ने मुझे और मेरे छोटे भाई को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी। वो फैक्ट्री में नौकरी किया करती थी और घर आकर हम दोनों भाइयों के लिए खाना बनाया करती थी, घर के सारे कामकाज करती थी। हम दोनों भले ही उस समय छोटे थे, लेकिन मैं इतना समझदार था कि अपनी माँ की परेशानियों को समझ सकता था। जब मैं बड़ा हुआ और नौकरी पर जाने लगा, तो मैंने ठान लिया था कि मैं अपने भाई का बहुत ख्याल रखूंगा, उससे बहुत मोहब्बत करूंगा, क्योंकि मेरी माँ भी उससे बहुत प्यार करती थी। जब मेरी नौकरी लगी और मैंने घर का बोझ उठा लिया, मेरे भाई को मेरे पिताजी का प्यार नहीं मिला था। उस समय वो बहुत छोटा था, ज्यादा कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन मैं इतना समझदार था कि सब कुछ समझता था। मेरा भाई अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, जबकि मैं अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। ऊपर वाले की कृपा थी कि पढ़ाई पूरी होने के बाद जल्द ही मुझे अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी, जहां से मैं अच्छा कमा लिया करता था। मेरी नौकरी लगने के बाद मेरी माँ ने फैक्ट्री में काम करना छोड़ दिया था। मैंने उनसे कहा था कि बस आपने हम दोनों भाइयों के लिए बहुत मेहनत कर ली, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ था। हम लोग ज्यादा अमीर तो नहीं थे, मगर जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी। एक दो बार मैंने देखा था कि जब मैं ऑफिस से घर आता तो माँ का मूड बड़ा ही उदास होता था। मैंने माँ से कई बार पूछा था कि आप उदास क्यों हो। उन्होंने मुझे अपने उदास होने की कभी वजह नहीं बताई थी। वो मेरे सामने हमेशा खुश रहती थी और यही कहती थी कि बेटा, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मैं ज्यादातर अपने काम में ही बिजी रहता था। सुबह 9 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाता था, रात को 11 या 12 बजे ही घर के अंदर दाखिल होता था, क्योंकि मैं ओवर टाइम भी किया करता था, जिसकी वजह से महीने में मेरे अच्छे खासे पैसे निकल आते थे। मैंने माँ से वादा किया था कि घर का खर्च और भाई की पढ़ाई का खर्च सब अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन अब माँ चाहती थी कि वो मेरी शादी कर दे। मैंने माँ से मना भी किया था कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन माँ का कहना था कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मुझे तो इतना भी समय नहीं था कि मैंने कभी अपने लिए सपने देखे हों। जब से मैंने नौकरी करना शुरू किया था, तब से मैंने अपने दोस्तों के साथ भी उठना बैठना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे लिए वक्त बहुत कीमती था और मैं अपना वक्त ज्यादातर अपने काम को ही दिया करता था। अपनी मर्जी के मुताबिक मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली थी, जो बेहद खूबसूरत थी, कम उम्र थी और नाजुक सी थी। माँ ने जब मुझे उस लड़की का फोटो दिखाया तो वो मुझे पसंद आई थी। मेरी माँ की पसंद बुरी नहीं थी। मम्मी ने जगत को भी लड़की का फोटो दिखाया था। जगत ने कहा था कि मम्मी, कभी मेरी शादी होगी तो आप मेरे लिए भी ऐसी ही लड़की की तलाश करना। मैं उसकी इस बात पर हंसने लगा था, लेकिन मम्मी का मूड अचानक से ऑफ हो गया था। मैं नहीं समझा था कि मम्मी उदास क्यों हुई है। फिलहाल मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी निकली। मेरी शादी को 1 ही हफ्ता हुआ था। मैंने अपनी पत्नी को शादी की पहली रात ही बोल दिया था कि अगर इस घर में रहना है तो मेरी माँ और मेरे भाई की इज्जत करनी होगी।
मेरी माँ को अपनी माँ और मेरे भाई को अपने भाई की तरह समझना होगा। मेरी माँ को भी कभी घर के काम मत करने देना, क्योंकि वो अब बूढ़ी हो चुकी है। उन्होंने सारी जिंदगी हमारे लिए बहुत मेहनत की है। अब उनको आराम देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा भाई अभी छोटा है, उसका ख्याल रखना, उसकी ज़रूरतें पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी होना चाहिए। मेरी पत्नी बहुत सीधी और भोली भाली थी। वो मेरा हर कहना मानती थी। शादी की पहली रात ही उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। वो ये बात तो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मैं अपने भाई और माँ का कितना ख्याल रखता था, इसलिए उसे भी उनका ख्याल रखना था। शादी के दौरान जब मैं काम पर नहीं गया और ज्यादातर समय मैंने अपने घर में ही बिताया, तो मैंने नोटिस किया था कि जगत का अंदाज बहुत ही अलग हो गया। वो अपनी मर्जी से आता जाता था। वो क्या करता था ये भी किसी को नहीं पता था। मैंने कई बार माँ से कहा था कि माँ, जगत को क्या हो गया है। माँ ने कहा, बेटा तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दो, अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताओ। फिर उसके बाद तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और तुम काम काज में बिजी हो जाओगे, तो अपनी पत्नी को समय नहीं दे सकोगे। मेरे खुद की भी कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं जगत से किसी तरह का कोई सवाल कर सकूं। आखिरकार वो मेरा भाई था और आज के जमाने का जवान लड़का था। मैं तो अपनी मजबूरियों की वजह से ज्यादा अपने दोस्तों को भी अहमियत नहीं दे सका था, लेकिन उसके बहुत सारे दोस्त थे। वो अभी कोई काम धंधा नहीं करता था। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उससे कहूंगा कि वो नौकरी कर ले, लेकिन फिर ये सोचता था कि मैं हूं तो कमाने के लिए यही काफी है। वो मेरा छोटा भाई है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उस पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा, न उस पर कभी कोई परेशानी आने दूंगा। वो मेरे लिए मेरी औलाद समान था। पिता का प्यार तो उसे ज्यादा न मिल सका था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि जितना हो सकेगा मैं उसे प्यार दूंगा, उसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। वो जो चाहेगा उसे वैसा ही मिलेगा। शादी की पहली रात ही मैंने अपने परिवार के बारे में अपनी पत्नी को अच्छे तरीके से समझा दिया था कि अगर मेरे परिवार के साथ बनाकर रखोगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा। मेरी पत्नी बहुत ही मासूम और खूबसूरत सी थी। उसका नाम रवीना था। रवीना कहने लगी कि मैं आपकी बात हमेशा अपने दिमाग में रखूंगी। वैसे भी मैं इस घर को बसाने के लिए ही तो आई हूँ। ये मेरा अपना घर है। यहाँ मैं वैसे ही रहूंगी जैसे अपने घर में रहती थी। रवीना एक गरीब परिवार की रहने वाली लड़की थी। मेरी माँ गरीब परिवार की लड़की मेरे लिए इसीलिए पसंद करके लाई थी क्योंकि हमने भी पिताजी के जाने के बाद गरीबी भरे दिन गुजारे थे। सुबह हुई तो मेरी माँ ने कहा कि अब घर में बहू आ गई है, तुम ऑफिस से जल्दी घर आ जाया करो। मैंने माँ से कहा था कि जी, मैं ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। उस दिन मैं ऑफिस देर से गया था। मैं हैरान तो उस समय हुआ था जब मेरा भाई जगत अपने कमरे में जोर जोर से चिल्ला रहा था, माँ को बुरा भला कह रहा था। ये बात सुनकर मैंने कहा, माँ, जगत ये क्या कह रहा है? आखिर वो अपने कमरे में किस बात पर गुस्सा हो रहा है? माँ ने जल्दी से उसकी बात को टाल दिया और कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम्हारा भाई पागल हो गया, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाता है। मैंने कहा, लेकिन इतना गुस्सा किस बात का? मैं भी जाकर उससे बात करता हूँ। माँ ने तभी मुझे रोक लिया था और कहने लगी कि तुम्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, जाओ तुम अपनी ऑफिस को, जगत से मैं बात करती हूँ। मैं तो ऑफिस के लिए निकल आया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। मैं अच्छे खासे पैसे कमाया करता था क्योंकि मैं बहुत मेहनत किया करता था। माँ का कहना था कि अब तुम्हारी पत्नी घर पर आ गई है, काम से ज्यादा उसे भी वक्त देना जरूरी है। मुझे अपने भाई का वो अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसे लगा था कि भैया ऑफिस चले गए हैं। वो कमरे में बैठा माँ को बुरा भला कह रहा था। मैंने उसकी इस गलती को इग्नोर करना ही ज्यादा बेहतर समझा था, क्योंकि आजकल के बच्चे यही सब कर रहे हैं। गुस्सा आ जाता है तो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं था, मेरे सामने बहुत सोच समझकर बोलता था, मेरी इज्जत करता था। मेरी माँ बहुत अच्छी औरत थी और मेरी पत्नी भी एक अच्छी पत्नी साबित हुई थी। मैं जब घर में दाखिल होता तो उसे काम में लगा हुआ ही देखता था, और जब घर से जाता था तब भी वो किसी न किसी काम में बिजी होती थी। मेरी पत्नी जब से मेरी जिंदगी में शामिल हुई थी, मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर गई थी। मैंने अपनी पत्नी को अपनी नौकरी के बारे में सब कुछ बता दिया था कि मैं ज्यादातर बिजी रहता हूँ, देर से घर आता हूँ, कभी कभी तो सारी रात भी घर नहीं आता क्योंकि ऑफिस में ज्यादा काम होता है, तो उस काम की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। मेरी पत्नी ने खुशी खुशी मेरी इस बात पर जवाब दिया कि मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। आप मेहनत करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा।
आप अकेले ही तो घर में पैसे कमाने वाले हैं, आपको सबकी परवाह है। आप पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर इस घर में खाने को कहाँ से आएगा? जैसे आपको ठीक लगता है वैसे भी मुझे भी ठीक लगता है। मैंने कहा कि तुम्हें इस बात से कोई परेशानी तो नहीं कि तुम्हें काम के चक्कर में ज्यादा समय नहीं दे सकूंगा? उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके रिश्ते में हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। मैं खुश हुआ था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ बदलने लगा। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे अजीबोगरीब बातें करनी शुरू कर दी। वो कहने लगी कि तुम्हें पता है, जब तुम घर पर नहीं होते हो तो ये देर रात तक जागती रहती है। मैंने हैरानी से पूछा कि माँ, रात को देर तक जागना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अब ज्यादातर नाइट ड्यूटी करने लगा हूँ, इसलिए वो रात को देर तक जागती होगी, ये उसकी अपनी मर्जी है, वो कब तक जागे और कब तक सोए, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की भौं में बल पड़ गए थे। माँ कहने लगी कि रात को जागना तो एक बहाना है, असल में वो तुम्हारे पीछे रात को जागकर कोई बहुत बड़ा कांड कर रही है। ये बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में जहर डाल दिया हो। मैंने चौंक कर अपनी माँ की तरफ देखा। मैं उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। कौन सा कांड? आप किस कांड की बात कर रही हो? रवीना तो बहुत मासूम लड़की है, आप ये सब क्यों कह रही हो? मेरी माँ ने नरम शब्दों में जवाब दिया कि बेटा, तुम अभी बच्चे हो, जिंदगी का तजुर्बा तुम्हें नहीं है। नई दुल्हन पहले पहले चुप रहती है, अपना असल चेहरा नहीं दिखाती, लेकिन एक महीने में बहुत कुछ जाहिर हो जाता है। मैं उनकी बात सुनकर और ज्यादा हैरान हो गया। मैंने कहा, माँ, आपको कैसे पता चला? आपने ऐसी बात क्यों कही? उन्होंने तेजी से जवाब दिया, जो देखने वाली आंखें हैं वो सब कुछ समझ लेती हैं। तुम घर पर नहीं होते और ये रात रात भर जागती रहती है, कुछ न कुछ तो जरूर है जो ठीक नहीं है। जो ठीक नहीं है, मेरे लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं रवीना को अच्छी तरह जानता था, वो बहुत शरीफ लड़की थी। मेरे दिल ने कभी ये गुमान भी नहीं किया कि वो कुछ गलत कर सकती है, लेकिन मेरी माँ की बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगी थी। मैंने अपनी पत्नी पर नजर रखने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि शायद मेरी माँ को कोई गलत फहमी हुई है और इसका हल तभी निकलेगा जब मैं खुद मामले को देखूंगा। अगली रात जब मैंने नाइट ड्यूटी नहीं की थी और मैं जल्दी घर आ गया था, मैं सारी रात देर तक जागता रहा। मैंने देखा कि मेरी पत्नी सच में रात को जाग रही थी। वो बस कमरे में ही इधर से उधर टहल रही थी। मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे सो रहा हूँ। थोड़ी देर टहलकर मेरी पत्नी भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे लगा कि शायद वो प्रार्थना कर रही है। मेरा दिल नरम हो गया। मैंने अपनी माँ की बातों को झूठ और बदगुमानी समझकर दिल से निकाल दिया था, लेकिन माँ के इल्जाम खत्म ही नहीं हुए थे। अगले दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है, ये जब अकेली होती है तो अपने मोबाइल पर न जाने किससे बातें करती रहती है। मैंने धीरे से कहा, माँ, आप ये सब कुछ क्यों कह रही हो? उसके मोबाइल पर बात करने में क्या बुराई है? वो अपनी माँ या बहन भाइयों से या फिर दोस्तों से बात कर सकती है। आप ऐसी बातें क्यों बना रही हो? माँ ने गहरी सांस ली और कहा कि बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं बेहद परेशान हो गया। माँ की बातें मेरी जिंदगी में जहर घोल रही थी। मैं एक तरफ अपनी पत्नी की मासूमियत देख रहा था और दूसरी तरफ अपनी माँ के इल्जाम सुन रहा था। मुझे दोनों से मोहब्बत थी, लेकिन ये कंडीशन मेरे दिल को जख्मी कर रही थी। रवीना के चेहरे पर उदासी के आसार साफ नजर आने लगे। वो मेरी माँ के बर्ताव को जानती नहीं थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा मेरी माँ के सामने इज्जत से पेश आती थी, उनके सारे काम करती और उनकी हर बात मानती थी। लेकिन मैं देख रहा था कि उसके दिल में एक डर सा बैठ गया था। वो मुझे हमेशा डरी सहमी लगती थी। मैंने एक दिन उससे पूछा कि रवीना, तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो, शायद वो तुम्हें समझने में समय दे रही है। उसने मुस्कुराकर कहा कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि सबको खुश रखूं। अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे बताइए, मैं अपनी तरफ से उस गलती को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया था, लेकिन मैं जानता था कि मामला उसकी किसी गलती का नहीं था, बल्कि माँ की बदगुमानी का था। मैंने माँ से दोबारा बात करने का फैसला किया। मैंने उनसे कहा कि माँ, रवीना बहुत अच्छी लड़की है, आप उस पर इतने संगीन इल्जाम क्यों लगा रही हो? इससे पहले कि आप ऐसी बातें करो, कम से कम आपके पास सबूत तो होना चाहिए। माँ ने गुस्से से कहा कि सबूत की जरूरत नहीं है, मेरा तजुर्बा ही काफी है। तुम अभी समझ नहीं रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरी बातों की सच्चाई का यकीन हो जाएगा। ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस परेशानी का हल कैसे निकाला जाए। माँ की बातों ने मेरे दिल में पत्नी के लिए शक पैदा करने की कोशिश की, लेकिन मैंने खुद को मजबूत रखा। मैं जानता था कि मेरी पत्नी बेगुनाह है। मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तरफ माँ थी जिन्होंने मेरी परवरिश की थी, और दूसरी तरफ मेरी पत्नी थी जिसने मेरे दिल में मोहब्बत और सुकून के दीप जला दिए थे। मुझे दोनों के बीच को चुनने का फैसला करना था, और ये फैसला मेरे लिए मौत के बराबर था। माँ के इल्जाम और पत्नी की खामोशी के बीच मेरी जिंदगी एक अजीब कश्मकश में गुजर रही थी। मैंने अपनी पत्नी के हक में खड़े होने का फैसला कर लिया था, लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे ये मैं नहीं जानता था। मेरी माँ का बर्ताव बदलने लगा था, और ये बदलाव मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरी माँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां झेली थी, वो कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगी। लेकिन मेरी पत्नी रवीना के साथ उनका बर्ताव देखकर मुझे हैरत और दुख हो रहा था। वो हर समय रवीना को तंग करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती। मेरे दिल में अपनी माँ के लिए बहुत इज्जत थी। मैं जानता था कि वो जिंदगी भर मजबूती से खड़ी रहेंगी, और उनका हर फैसला हमेशा हमारे फायदे के लिए होता था। लेकिन अब वही माँ मेरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रवीना के साथ उनकी बातों में सख्ती आ चुकी थी, और वो हर समय उस पर छोटे छोटे कामों को लेकर रोक टोक करती रहती थी। घर का हर काम अब रवीना की जिम्मेदारी था। सुबह से शाम तक वो किचन के काम, साफ सफाई, कपड़े धोना और भी बहुत सारे कामों में बिजी रहती थी। माँ उसे एक मिनट के लिए भी आराम नहीं करने देती थी। वो कोई भी छोटा सा काम भी खुद करने के बजाय रवीना से करवाया करती थी, और अगर किसी काम में जरा सी भी देर हो जाती तो उसे बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी। रवीना की हिम्मत मुझे हैरान कर रही थी। वो सब कुछ सब्र और खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। जब मैं शाम को घर आता तो वो एक मुस्कुराहट के साथ मेरा स्वागत करती थी। हालांकि उसके चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही होती थी। वो कभी मेरे सामने शिकायत नहीं करती थी, लेकिन मैं जानता था कि वो दिल ही दिल में बहुत तकलीफ सह रही है। माँ का बर्ताव दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। वो बार बार मुझसे कहती कि ये लड़की हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, इसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं है, ये तो बस तुम्हारे पैसे पर नजर रखती है। मैं उनकी बातें सुनता, लेकिन जवाब नहीं देता था। मैं जानता था कि वो गलत कह रही हैं, लेकिन माँ को जवाब देना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं इज्जत और प्यार के साथ उन्हें समझाने की कोशिश करता था। माँ, रवीना बहुत अच्छी लड़की है। वो आपकी हर बात मानती है, आपके हर हुक्म का पालन करती है। आपका व्यवहार उसके साथ इतना सख्त क्यों हो रहा है? माँ के माथे पर बल पड़ जाते थे। वो गुस्से से कहती थी कि बेटा, समझ नहीं आ रहा है, ये लड़की तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें इसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। मैंने जवाब दिया, माँ, मैं आपसे दूर कैसे हो सकता हूँ? आप मेरी माँ है, मेरे लिए सब कुछ है। मगर रवीना मेरी पत्नी है, और उसका भी हक है कि मैं उसके साथ इंसाफ करूं। माँ ने एक ठंडी सांस भरी और कहा कि अगर तुम सच में इंसाफ करना चाहते हो तो इसके साथ जाकर अलग रहो। मतलब उसको यहाँ से लेकर अपनी दुनिया कहीं और बसा लो। तुम यहाँ इस घर से चले जाओ, ये घर उसके लिए नहीं है। ये सब सुनकर मैं हैरत में डूब गया था। मुझे मेरे दोस्त की एक बात याद आई थी, जो अपने घर से बहुत तंग था। उसकी पत्नी के साथ उसकी माँ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, लेकिन कभी उन्होंने अपने बेटे या बहू को घर से अलग होने की परमिशन नहीं दी थी। मेरा दोस्त कहता था कि कोई भी सगी माँ खुद कभी भी अपनी बहू को अलग नहीं करती, और ना ही अलग होने की एडवाइस देती है। और जिनका एक ही बेटा होता है वो तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। एक बेटे वाले कभी भी अपने बेटे को अलग होने का नहीं कह सकते। लेकिन फिर मेरी माँ ऐसा क्यों कह रही थी? मैंने सोचा कि माँ से एक बार और बात करके देखता हूँ, मैं और क्या कर सकता था। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं अपनी माँ से अलग कैसे हो सकता हूँ? अगर मैं अलग हो जाऊंगा तो आपका क्या होगा? आपका और जगत का ख्याल कौन रखेगा? जगत तो वैसे भी आजकल अपनी अलग ही दुनिया में रहता है। पता नहीं किस समय घर के अंदर आता है। उसका तो अभी बचपन ही खत्म नहीं हो रहा। वो भला आपका क्या ध्यान रख सकता है? माँ ने सख्त शब्दों में जवाब दिया, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तुम्हें इसके साथ यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अगर ये तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। माँ की बात सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया था। माँ की बातें मेरे दिल पर तीर की तरह वार कर रही थी। मैं एक अजीब सी मुसीबत में फंस चुका था, जहाँ एक तरफ मेरी माँ थी जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और दूसरी तरफ मेरी पत्नी थी जिसके साथ मेरी जिंदगी का सफर अभी शुरू हुआ था। मैंने अपनी पत्नी से बात की। मैंने कहा, रवीना, तुम माँ की बातों को दिल पर मत लो, वो समय के साथ समझ जाएंगी। रवीना ने नम आंखों के साथ जवाब दिया,
मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैंने हमेशा आपके और आपकी माँ की खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन अब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो हर समय मुझ पर इल्जाम लगाती हैं और मैं यह सब कुछ बर्दाश्त करते करते थक चुकी हूँ। मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने कहा, तुम सब्र करो, माँ का दिल नरम हो जाएगा, वो भी वक्त के साथ साथ तुम्हें समझ जाएंगी। मैं अलग नहीं रहना चाहता था, क्योंकि मैं माँ को और अपने छोटे भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता था। रवीना ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानता था कि उसका दिल टूट रहा है। वो मेरी मोहब्बत और अपने सब्र के सहारे इस सब को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन मैं ये भी जानता था कि उसके सब्र की एक हद है। माँ और रवीना के बीच ये अजीब हालत मेरी जिंदगी को उलझा रहे थे। मैं दोनों को खुश रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि ये मुमकिन नहीं होगा। मेरा दिल अब मजबूत हो चुका था और मेरी पत्नी का दिल दुख से भर चुका था। मेरी जिंदगी अजीब सी मुश्किल का शिकार हो गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी के बाद घर का माहौल इतना बिगड़ जाएगा। मेरी माँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सब्र और बर्दाश्त की मिसाल कायम की थी, वो अब मेरी पत्नी के साथ इतना बुरा व्यवहार करेंगी, ये मेरे लिए हैरानी की बात थी। दूसरी तरफ मैंने अपने भाई पर ध्यान दिया था, जो वैसे तो अपनी बाहर की जिंदगी में अपने दोस्तों के साथ ज्यादा बिजी रहता था, लेकिन जब से मेरी पत्नी इस घर में आई थी, मैंने देखा था कि वो अपनी भाभी के लिए कोई ना कोई खाने पीने का सामान लाता रहता था। अपनी भाभी से बहुत हंसी मजाक करता था, क्योंकि जब से ही घर का माहौल बिगड़ रहा था, मैंने माँ के मुंह से अजीब अजीब इल्जाम सुने थे। तब से ही मैंने घर में ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था, क्योंकि घर का माहौल इतना खराब चल रहा था कि मेरा काम में मन ही नहीं लग रहा था। इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाता था। कई बार मैंने देखा था कि मेरा भाई अपनी भाभी का बहुत ख्याल रख रहा था, लेकिन मेरी पत्नी ना जाने क्यों उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। हालांकि जब मैं उसके सामने होता तो मेरी पत्नी ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे उसे जबरदस्ती मेरे भाई के सामने पेश रहने के लिए कहा गया है। शायद वो घर के माहौल से ज्यादा ही डर चुकी थी। माँ ने उसके दिल में इतनी सख्ती पैदा कर दी थी कि वो माँ के साथ साथ मेरे भाई के साथ भी डरी सहमी सी रहती थी। जगत तो अपनी भाभी का दिल बहलाने की पूरी तरह से कोशिश करता था। ये सब देखकर मुझे सुकून मिलता था कि कम से कम मेरा भाई तो अपनी भाभी का ख्याल रख रहा है। माँ की बेवजह की सख्ती ने रवीना को तोड़कर रख दिया था। माँ के लिए तो रवीना के लिए इल्जाम और सख्त बातें मामूली सी बात बन चुकी थी। वो मुझसे बार बार यही कहती थी कि ये लड़की इस घर के काबिल नहीं है, मुझे इसकी मौजूदगी यहाँ अच्छी नहीं लगती, इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। ये शब्द मेरी माँ के मुंह से सुनकर मेरा दिल दहल जाता था। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता था, लेकिन उनको तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती थी। एक बार तो मैंने जगत को भी माँ से बात करते हुए सुना था। वो माँ से कह रहा था, अरे माँ, भाभी तो बहुत अच्छी है, तुम क्यों हमेशा भाभी के पीछे पड़ी रहती हो। जगत के इस सवाल पर माँ पूरी तरह से खामोश हो गई थी। उन्होंने उसको कोई जवाब नहीं दिया था, जबकि माँ मुझे हर बार यही कहती कि ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, यहाँ किसको रहना है और किसको नहीं। मैं अंदर से टूट रहा था। मेरी माँ, जिनसे हमेशा से मैं मोहब्बत करता था और जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था, अब वो मेरे लिए एक मुसीबत बन चुकी थी। आखिर वो मुझे और मेरी पत्नी को इस घर से क्यों निकालना चाहती थी? इस सवाल का जवाब मुझे कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ रवीना भी बदल गई थी। वो खामोश रहने लगी थी, न मुझसे दिल की बात करती थी और ना ही कुछ कहती थी। ज्यादातर समय वो रात को भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रहती थी। मैं जब भी उसकी तरफ देखता, उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में गम के साए देखता था। वो इस घर में खुश नहीं थी और ये बात मुझे अंदर से खाई जा रही थी। अभी हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और ये समय तो ऐसा होता है जब एक नई नवेली दुल्हन को खुशियों से भरपूर होना चाहिए। ये वो वक्त होता है जब पति और पत्नी एक दूसरे के करीब आते हैं, अपने सपनों और फ्यूचर के बारे में बातें करते हैं और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन मेरी शादी का ये समय तो मुश्किल और परेशानियों से भरपूर था। रवीना की उदासी मुझे बेहद परेशान करती थी। मैं उसे खुश देखना चाहता था, लेकिन हालात ने उसकी मुस्कुराहट छीन ली थी। वो ज्यादातर अकेली बैठी रहती थी और जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता, वो कोई जवाब नहीं देती थी। ये खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि रवीना, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम हर समय चुप रहती हो। आखिर क्या बात है? उसने नम आंखों के साथ मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं आपसे शिकायत नहीं कर सकती, लेकिन मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आपकी माँ मुझे कभी कबूल नहीं करेगी। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली है कि उनकी सेवा करूं, उनका दिल जीतूं, लेकिन वो मुझे बर्दाश्त ही नहीं करती।
मैंने उसे तसल्ली दी कि रवीना, ये वक्त गुजर जाएगा। सच कहूं तो आजकल मुझे मेरी माँ पर गुस्सा तो नहीं आता था, लेकिन पहले की तरह प्यार भी नहीं आता था। वो मेरी पत्नी के पीछे ही पड़ गई थी। पर एक दिन मैंने माँ के कमरे में जाने से पहले खामोशी से झांका कि पहले देख लूं आखिर माँ कमरे के अंदर क्या कर रही है, क्योंकि मुझे उनसे जरूरी बात करनी थी। वही मैं अपनी पत्नी की वकालत, और क्या, यही तो मैं करने के लिए गया था। लेकिन वो तो अपने कमरे में बैठी रो रही थी और ऊपर की तरफ देखकर कह रही थी कि हे भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत बुरी हालत में हूँ। ये इस घर में क्या हो रहा है? बस तू उसको बचा ले। मैं उसकी सच्चाई सबके सामने नहीं आने देना चाहती, या फिर उसे सुधार दे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि माँ किसके लिए प्रार्थना कर रही थी। पहले तो वो खुद ही घर का माहौल खराब कर रही थी और अब खुद ही प्रार्थना कर रही थी। मुझे बार बार कहती थी कि तेरी पत्नी ठीक नहीं है, रात को सारी सारी रात जागती रहती है और रात को जागकर किसी से फोन पर बातें करती है। मैं सुनकर हैरान रह जाता था। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा था। मेरे दिलो दिमाग में अजीब सी जंग छिड़ गई थी। माँ की बातें मेरे दिमाग के चारों तरफ गूंज रही थी। एक तरफ उनकी बातों ने मुझे बेसुकून कर दिया था, तो दूसरी तरफ मुझे अपनी पत्नी पर शक होने का ख्याल अंदर से कमजोर कर रहा था। मैं माँ से समझने आया था कि मेरी माँ ने अपनी जिंदगी में जितनी दुख और परेशानियां सही हैं, उस हिसाब से वो मेरी पत्नी के लिए आसानियां पैदा करेंगी। लेकिन उनके बर्ताव ने मुझे हैरान कर दिया था। जब उन्होंने ये कहा कि आज रात तुम ऑफिस जाने को कहना, मगर जाना मत। रात के समय खुद ही अपनी पत्नी को खामोशी से देख लेना कि वो तुम्हारे पीछे क्या करती है। उनके शब्दों में इतना यकीन था कि मुझे लगने लगा कि शायद वो कुछ ऐसा जानती हैं जो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं अपनी पत्नी रवीना की मासूमियत और उसकी सादगी को देखकर ये सब मानने के लिए तैयार नहीं था। रवीना एक सीधी और समझदार लड़की थी और उसके बारे में माँ का ऐसा सोचना मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर था। माँ की बातों ने मेरे दिल में शक का बीज तो बो दिया था। हालांकि मैं अपनी पत्नी पर पूरी तरह से भरोसा करना चाहता था, लेकिन माँ के कहने का अंदाज ऐसा था जैसे वो बिल्कुल हकीकत बयां कर रही हो। आखिरकार मैंने फैसला किया कि शक को खत्म करने के लिए मुझे रात के समय खामोशी से घर के अंदर दाखिल होना होगा और अपनी आंखों से देखना होगा कि क्या सच में माँ जो कह रही है वो सच है या फिर ये सब उनकी गलतफहमी है। मैंने रवीना से काम का बहाना बनाया और कहा कि शायद आज मुझे ऑफिस में ही रुकना होगा, मैं कल सुबह ही घर आऊंगा, तुम आराम से सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। मेरे ऐसे शब्दों पर उसने कोई शक जाहिर नहीं किया, बल्कि हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपका इंतजार नहीं करूंगी और जल्दी ही सो जाऊंगी। लेकिन मैं जानता था कि वो रातों को जाग जाग कर भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना करती थी। रात के समय जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सो रहा था, तो मैं धीरे से घर की तरफ बढ़ा। रास्ते में मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। एक अजीब सी बेचैनी और डर ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। मैं सोच रहा था कि अगर माँ की बातें गलत निकली तो मेरी पत्नी के साथ ये नाइंसाफी कैसे सुधारी जा सकती है, और अगर उनकी बात ठीक निकली तो क्या मैं इस हकीकत को एक्सेप्ट कर सकूंगा। फिलहाल मैं घर पहुंच गया था। घर के दरवाजे की चाबी मैं सुबह ही लेकर निकल गया था, इसलिए मैंने अपनी जेब से चाबी निकाली और धीरे से दरवाजा खोला। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैंने अपने जूते उतारे ताकि कोई आवाज न हो और दबे दबे कदमों से मैं रवीना के कमरे की तरफ बढ़ा। जब मैं कमरे के करीब पहुंचा तो अंदर देखा कि मेरी पत्नी जाग रही है और भगवान के आगे बैठकर फूट फूट कर रो रही है। मैं चुपके से पीछे से गया और मैंने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रख लिया था। उसने जैसे ही मुझे पलटकर देखा तो उसके चेहरे पर मेरी नजर गई और उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उसका चेहरा तो लाल हो रहा था। उसने दुपट्टे से अपने कपड़े भी ढके हुए थे। मेरी समझ नहीं आया कि उसने अपना शरीर दुपट्टे से क्यों ढका हुआ है। मैंने झट से उसका दुपट्टा भी उसके शरीर से हटाया तो उसके शरीर के कपड़े भी फटे हुए थे। ये सब देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कहा कि किसने तुम्हारा ये हाल किया? ये सब क्या है रवीना? क्या माँ ने ये सब किया है? रवीना रोने लगी और कहने लगी कि नहीं, माँ ने तो आज मुझे बताया है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। मैंने कहा क्या मतलब है? तो वो कहने लगी कि अब मुझे समझ आया कि आपकी माँ क्यों चाहती है कि हम इस घर से चले जाएं, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है इस सब को वो अच्छे से जानती है और इसीलिए वो मुझे और आपको इस घर से निकालना चाहती है। लेकिन यहाँ से जाने का फैसला हमारा होगा और हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ आपकी माँ ने नहीं बल्कि आपके भाई ने किया है। ये सब सुनकर तो मैं शॉक्ड रह गया था। मैंने कहा ये तुम क्या कह रही हो? मेरी पत्नी कहने लगी कि आज मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अभी थोड़ी देर पहले ही आपका भाई
मेरे कमरे से निकल कर गया है। दरअसल जब उसे पता चलता है कि आप यहाँ घर में नहीं हो, तब वो मेरे कमरे में आकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। कई बार वो मेरे साथ जबरदस्ती करने में नाकाम रहा। उसे मुझे तंग करना बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे साथ छेड़खानी करता है, मेरे साथ मारपीट करता है। आज भी उसने मुझे बुरी तरह से मारा है। आपने शादी की रात ही मुझे बता दिया था कि आप अपने भाई और माँ से बहुत मोहब्बत करते हो। आपका भाई आपके लिए बहुत लाडला है और आपकी उसमें जान बसती है। आपका भाई मुझ पर गंदी नीयत रखता है। वो आपके पीछे मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। ये बात माँ को पहले ही दिन से पता चल गई थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो मेरे सामने ये सब जाहिर करेंगी। उन्हें अपने छोटे बेटे की हकीकत के बारे में सब कुछ पता है। इसलिए उन्होंने मुझे घर के कामों में इतना बिजी कर दिया कि मैं अपने देवर की नजरों में ज्यादा ना आ सकूं, और वो जबरदस्ती मुझसे लड़ाई झगड़ा करके हम दोनों को इस घर से निकाल देना चाहती हैं, ताकि हम दोनों खामोशी से यहाँ से चले जाएं और जगत भी मुझसे दूर रहे। आप इस घर का बोझ उठा रहे हो और वो नहीं चाहती कि आपको कभी आपके भाई की हकीकत पता चले और आप दोनों भाइयों के बीच कोई दरार आ जाए। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। आपका छोटा भाई बिगड़ चुका है। वो उसे संभालने की बहुत कोशिश करती हैं। उन्होंने मुझे उससे दूर रखने की हरगिज कोशिश कर ली, लेकिन वो नाकामयाब रही। तो उन्होंने यही सोचा कि वो मेरे खिलाफ आपको भड़काएंगी और हम दोनों को इस घर से निकालने का फैसला करेंगी। तब मैं अपने देवर की नजरों से दूर रह सकूंगी। आपका भाई आज भी जब मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था तो मैं जोर जोर से चीख रही थी, क्योंकि अक्सर वो कमरे में आकर मेरे साथ जबरदस्ती करता था। तो माँ जी मुझे बचाने के लिए नहीं आती थी। मैं खुद अपने मुंह से आपको और आपकी माँ को जगत की हकीकत नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आपके लिए मुझसे पहले आपका भाई और माँ ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसलिए कभी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। लेकिन आज जब मुझे माँ जी ने जगत से बचाया और उसे डांट कर कमरे से भेज दिया, तो उन्होंने मुझे सारी हकीकत के बारे में बता दिया कि इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इस घर से चले जाओ। जगत ने अपने आप को बिगाड़ लिया है। उसे तो मैं इस घर से नहीं निकाल सकती, लेकिन तुम दोनों पति पत्नी बहुत समझदार हो। रमन तुम्हें यहाँ से ले जाएगा तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। रवीना की पूरी बात सुनने के बाद मेरा खून खौल उठा था। मैं उसी समय अपने कमरे से बाहर निकला और अपने भाई के कमरे में गया। मैंने फौरन उसका गिरेबान पकड़ लिया। वो बिस्तर पर लेटकर मोबाइल में गाने सुन रहा था। मुझे इतने गुस्से में देखकर वो घबरा गया। मेरी पत्नी ने जल्दी से कमरे में जाकर माँ को जगाया। वो भी घबराती हुई कमरे के अंदर आ गई थी। माँ की नजरें झुकी हुई थी। मैंने जगत के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा कि तूने जो कुछ भी किया, मैंने कभी तुझ पर रोक टोक नहीं की, लेकिन तू इतना गिर गया कि तूने अपनी भाभी की इज्जत पर ही नजर रखी। जगत खामोश था, क्योंकि वो मुझसे डरता था, मेरी बहुत इज्जत करता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। ये सब कुछ मेरी लापरवाही की वजह से ही हुआ था। मैंने अपनी पत्नी को शुरू में ही इतना डरा दिया था कि वो हर तरह से मेरे भाई और मेरी माँ की इज्जत करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ती थी। शुरू शुरू में जब जगत ने मेरी पत्नी के करीब जाने की कोशिश की, तब उसने मुझे मेरे भाई की कोई शिकायत नहीं की। तभी से ही मेरे भाई को हिम्मत मिल गई थी कि वो मेरी पत्नी को मेरे पीछे तंग किया करे। मगर माँ को घर में होते हुए भी ये सब कुछ पता चल गया था, और वो ये नहीं चाहती थी कि उनके छोटे बेटे की कमियां उनके बड़े बेटे के सामने आए। माँ जगत से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो सबसे छोटा था और उसे पिता का प्यार भी बहुत कम मिला था। मेरा भाई मेरे हाथ से काफी पिट चुका था। माँ हम दोनों को बचा रही थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज मैं उसके साथ अपना सारा हिसाब किताब करना चाहता था। माँ कहने लगी कि बेटा, ये सब कुछ हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है। हम इसको हमेशा बच्चा समझते रहे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये घर से बाहर निकलकर क्या करता है और इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन आज जो तुम कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मैंने इसे संभालने की बहुत कोशिश की। ये तो घर में मेरे साथ भी बदतमीजी करता है। मैंने इसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये अपनी भाभी की इज्जत पर नजर रखने लग जाएगा। इसी दिन के लिए मैं इसकी हर गलती पर पर्दा डालती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों भाइयों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो। इसलिए तो मैंने सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाने की बात कही थी। मैं जगत पर कोई बात नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, बहू काफी दिनों से इसके अत्याचार सह रही है। आज मैंने तुम्हें जानबूझकर घर आने के लिए कहा था, ताकि तुम इसकी हरकत अपनी आंखों से देख सको, क्योंकि अब मैं इसकी हरकतें छुपाते छुपाते थक गई थी। मैंने जगत के मुंह पर एक और जोरदार थप्पड़ मार दिया था।
सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे इस बात पर आ रहा था कि वो इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी शर्मिंदा नहीं हो रहा था। वो जैसे का तैसा मेरे सामने खड़ा हुआ था। माँ ने हम दोनों भाइयों की परवरिश एक समान की थी, मगर ना जाने क्यों मेरा छोटा भाई इतना बिगड़ गया था कि वो इतनी बुरी हरकतें करने लगा था। मेरी पत्नी बहुत सीधी थी, ये उसके सीधेपन का सबूत था कि इतना सब कुछ हो जाने पर भी वो सिर्फ रोती रहती थी और ऊपर वाले से इंसाफ की गुहार लगाती रहती थी। मगर उसने कभी मेरे भाई की शिकायत मुझसे या मेरी माँ से नहीं की। वो इस घर में रहना भी चाहती थी और मेरे भाई से आज़ाद भी होना चाहती थी। मैंने अपनी पत्नी रवीना की हालत को भी ध्यान में रखा। वो बहुत डर रही थी, खामोश और मानसिक तौर पर सहम रही थी। मैंने माँ से कहा, अब आपको अपने छोटे बेटे के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं इसे अभी और इसी समय पुलिस के हवाले कर देता हूँ। मैंने उसी समय मोबाइल उठाया और पुलिस का नंबर डायल करने लगा, जब अचानक पुलिस के डर से जगत डर गया और मेरे कदमों में आकर मुझसे माफी मांगने लगा। मैंने उसे माफ नहीं किया तो वो मेरी पत्नी के कदमों में चला गया और रोने लगा। कहने लगा कि भाभी, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत करना, भैया को रोको, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, निकल जाओ हमारे घर से। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, इसे पुलिस के हवाले मत करो, हम दोनों ही इससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये शायद प्यार करने के काबिल नहीं है, हम इसे घर से बाहर निकाल देते हैं। मेरी माँ ने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि वो अपनी औलाद को सलाखों के पीछे नहीं देख सकती थी, लेकिन मेरे भाई को सजा जरूर मिलनी थी। उसने मेरी पत्नी को इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसके शरीर पर जख्म हो रहे थे और उसका चेहरा थप्पड़ों से लाल हो रहा था। न जाने वो सब कुछ कब से बर्दाश्त कर रही थी। मैंने अपने भाई से कहा था कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तुम मेरे घर से निकल जाओ। अगर तुम मेरी आंखों के सामने आ गए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सारी जिंदगी मैं और माँ यही सोचते रहे कि वो छोटा है, हमें उस पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। मैं उसे अपनी औलाद समान समझता था, लेकिन कभी कभी किसी को ज्यादा छूट देने का नतीजा कुछ इस तरह से ही निकलता है। हमें हर इंसान को उसकी जिम्मेदारी और उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि अभी ये सब करने की उसकी उम्र नहीं है। ये सबका लाडला है। मेरे भाई ने बहुत कुछ गलत किया था। उसकी हरकतों के बारे में तो हमें उसके जाने के बाद पता चला था। जब वो हमारे घर से निकल गया, वो अपने बिगड़े हुए दोस्तों के पास गया था। मुझे उसकी अभी भी फिक्र हो रही थी। वो मेरा भाई था, लेकिन मैं अब उसके साथ हमदर्दी नहीं कर सकता था। अब अगर मैं उसके साथ हमदर्दी करता तो उसे गलत काम करने की दोबारा से शय मिल जानी थी। वो सिगरेट पीने लगा था, जुआ खेलने लगा था और गलत लड़कों की उसने संगत ले ली थी। यहाँ तक कि कॉलेज के बाहर लड़कियों को भी छेड़ा करता था। उसका पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मुझे भी अपनी भाई पर नजर रखनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी मेरी जिम्मेदारी था। सही समय पर उसके साथ रोक टोक करनी चाहिए थी। मैंने कभी उस पर रोक टोक नहीं की। सोचा कि जिंदगी जीने की यही तो उम्र होती है, लेकिन मेरी सोच गलत थी। मैंने हमेशा अपने काम को ही ज्यादा अहमियत दी और अपने भाई पर नजर नहीं रखी। मेरी लापरवाही आज मेरी इज्जत पर बन आई थी। मेरा भाई घर से तो चला गया। मैं और मेरी माँ और मेरी पत्नी आज भी प्रार्थना करते हैं कि वो सुधर जाए और सीधे रास्ते पर चल निकले। उसके घर से जाने के बाद धीरे धीरे घर का माहौल बेहतर होने लगा, लेकिन हमें आज भी उसकी फिक्र लगी रहती है और उसकी बहुत याद आती है। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करना उनके भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे समय पर बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाएं। अनुशासन और संस्कार ही बच्चों को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यदि माता पिता अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं तो बच्चों का भविष्य अंधकार में हो सकता है और इससे परिवार और समाज पर भी बुरा असर पड़ता है। बच्चों को प्यार के साथ साथ अनुशासन देना भी आवश्यक है, ताकि वो गलत रास्ते पर जाने से बच सकें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।